ओके, तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेचिंग, है ना। आपका एक्सरसाइज थेरेपी में आज स्ट्रेचिंग हम डिस्कस करेंगे। क्या होता है स्ट्रेचिंग, इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं। स्ट्रेचिंग इज़ अ जनरल टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी थेरेपेटिक मैन्यूवर डिज़ाइन टू इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, स्ट्रेचिंग क्या होता है, जनरल टर्म यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एनी थेरेपेटिक मैन्यूवर डिज़ाइन टू इंक्रीज द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। जो सॉफ्ट टिश्यू हमारे बॉडी में होता है उसकी एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देयर बाई इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी बाई elongating lengthening structures that have adaptively shortened and have become hypomobile over time। तो उससे क्या होता है, देयर बाई इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी बाई elongating एंड लेंथनिंग, मतलब जिसको भी हम स्ट्रेचिंग दे रहे हैं जिस पर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू को, उसमें क्या होता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। किस वजह से, क्योंकि उसमें इलोंगेटिंग हो जाती है, मतलब कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है पहले से ना। स्ट्रेचिंग स्ट्रक्चर दैट हैव एडाप्टिवली शॉर्ट एंड, जो स्ट्रक्चर शॉर्ट हो चुके हैं किसी वजह से, मतलब जो मसल या सॉफ्ट टिश्यू जो शॉर्ट एंड हो चुके हैं उनको उनकी लेंथनिंग कर देता है, इलोंगेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म। ठीक है, स्ट्रेस रिफ्लेक्स क्या होता है, व्हेन ए स्ट्रेस फोर्स इज अप्लाइड टू ए मसल टेंडन यूनिट आइदर क्विकली और ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है, जब कोई स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की जाती है मसल टेंडन पे, किसी पर्टिकुलर यूनिट पे, आइदर क्विकली और ओवर ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब या तो क्विकली इसको अप्लाई करेंगे या धीरे धीरे अप्लाई करेंगे। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एफरेंट और इंट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स सेंस द लेंथ चेंजेस। तो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो एफरेंट ऑफ इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स हैं वो क्या फील करते हैं, लेंथ चेंजेस, है ना। एंड एक्टिवेट एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स, और उससे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर्स वाया अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड। किसके थ्रू हो जाते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, उसके थ्रू क्या होता है, एक्स्ट्रा फ्यूजल मसल फाइबर जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, thus activating the stress reflex and increasing facilitating tension in the muscle being stressed। उससे क्या होता है, thus activating the stress reflex, तो उससे stress reflex जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, and increasing facilitating tension in the muscle being stressed। the increased tension causes resistance to lengthening। जो टेंशन इंक्रीज होता है वो क्या कॉज करता है, रेजिस्टेंस टू लेंथनिंग, लेंथनिंग जो हो रही है उसमें रेजिस्टेंस पैदा करता है। in turn is thought to compromise the effectiveness of the stretching procedure। तो स्ट्रेचिंग प्रोसीजर आप अप्लाई कर रहे हो उसमें क्या होता है, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम्प्रोमाइज हो जाती है, मतलब कि उतना प्रॉपर वो स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है वहाँ पे। ये स्ट्रेस रिफ्लेक्स का डायग्राम है कि कैसे स्ट्रेस रिफ्लेक्स पूरा काम करता है बॉडी पे, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है, व्हेन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड इन ए मसल बीइंग लेंथेंड। जब कोई स्ट्रेच रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है किसी मसल्स में जिसको हमें लेंथनिंग करनी है, डिक्रीज एक्टिविटी इनहिबिशन, ठीक है, उससे क्या होता है, एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है, इनहिबिशन हो जाता है इन द मसल ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट, रिफर्ड टू एज रेसिप्रोकल इनहिबिशन। उससे क्या होता है, डिक्रीज एक्टिविटी इन द मसल्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द जॉइंट, उससे जो अपोजिट साइड जॉइंट है उसकी जो मसल एक्टिविटी है वो क्या डिक्रीज हो जाती है, इसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इनहिबिशन। To minimize activation of the stretch reflex and the subsequent increase in muscle tension and reflexive resistance to muscle lengthening during stretching procedures, is slowly applied low intensity prolonged stretch is considered preferable to a quick applied short duration stretch। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ऑटोजेनिक इनहिबिशन। इसमें ऑटोजेनिक इनहिबिशन क्या होता है ना। इन कंट्रास्ट द जीटीओ होता है गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं ना। ये क्या होता है, एक तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, स्ट्रेचिंग जब हम करते हैं वहाँ पे ये रिफ्लेक्स काम करता है। एज इट मॉनिटर्स टेंशन इन द मसल्स फाइबर्स बीइंग स्ट्रेच्ड हैज़ एन इनहिबिटरी इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ मसल टेंशन इन द मसल टेंडन यूनिट इन विच
it lies, particularly if the stretch force is prolonged. This effect is called autogenic inhibition. Inhibition of the contractile components of muscle by the GTO contributes to reflexive muscle relaxation during a stretching maneuver, enabling a muscle to be elongated against less muscle tension. It is thought that if a low intensity slow stretch force is applied to muscle, the stretch reflex is less likely to be activated as the GTO fires and inhibits tension in the muscle, allowing the parallel elastic component, the sarcomeres of the muscle, to remain relaxed and to lengthen. ये बात होगी आपकी ऑटोजेनिक इनहिबिशन की। अब नेक्स्ट हमारा है इंडिकेशंस फॉर यूज़ ऑफ स्ट्रेचिंग। द स्ट्रेचिंग जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका इंडिकेशन क्या हो सकता है। पहला, रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी एज द रिजल्ट ऑफ एडिशंस, कॉन्ट्रैक्चर्स एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन कॉजिंग फंक्शनल लिमिटेशंस और डिसेबिलिटीज़। क्या इंडिकेशन है उसका? रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड का, अगर कहीं पर रेंज ऑफ मोशन जो है लिमिटेड है, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी। किस वजह से है? कि जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो अपनी एक्सटेंसिबिलिटी जो है वो लॉस कर चुके हैं, खो चुके हैं। एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन, ये किस वजह से होता है? एडिशंस की वजह से हो सकता है, कॉन्ट्रैक्चर्स की वजह से हो सकता है, एंड स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है। ठीक है, कॉजिंग फंक्शनल लिमिटेशन और डिसेबिलिटीज। वो क्या कॉज करता है? फंक्शनल लिमिटेशंस और डिसेबिलिटीज़। नेक्स्ट क्या है? रेस्ट्रिक्टेड मोशन में लीड टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज दैट आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल। रेस्ट्रिक्टेड मोशन जो होता है में लीड टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी, वो क्या होता है? लीड टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी दैट आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल, वो प्रिवेंटेबल होता है। देयर इज मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू। इसमें क्या होता है, कहाँ पे यूज़ करेंगे? देयर इज मसल वीकनेस एंड शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू। जो अपोजिंग टिश्यू है अगर वो शॉर्ट हो गया है तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। मे बी यूज एज पार्ट ऑफ ए टोटल फिटनेस प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। ये क्या करते हैं? मे बी यूज एज ए पार्ट ऑफ टोटल फिटनेस प्रोग्राम। कहीं पे भी अगर फिटनेस प्रोग्राम में जा रहे हो, जिम कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो वहाँ पे इसको स्ट्रेचिंग को हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? डिज़ाइंड टू प्रिवेंट मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज। कोई भी अगर एक्टिविटी करने जा, जैसे एथलीट है, कोई रनर है ना, या स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स पर्सन है, या कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके पहले अगर स्ट्रेचिंग कर लेता है तो उससे क्या होता है? आपका मस्कुलोस्केलेटल इंजरी के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मे बी यूज्ड प्रायर टू एंड आफ्टर विगरस एक्सरसाइज। इसको मतलब हम लोग यूज़ करते हैं पहले या बाद में विगरस एक्सरसाइज के। पोटेंशियल टू मिनिमाइज पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस। जो एक्सरसाइज करने के बाद मसल सोरनेस आती है उसको कम करने के लिए इसको हम पहले और बाद में यूज़ करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं विगरस, मतलब बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो उसके पहले और बाद में अगर आप स्ट्रेचिंग कर लेते हैं तो आपकी जो मसल सोरनेस एक्सरसाइज के बाद थकान लगती है, जो थोड़ा सा भारीपन आ जाता है, वो नहीं होगा या कम होगा। नेक्स्ट आता है आपका काउंटर इंडिकेशन टू स्ट्रेचिंग। आपका स्ट्रेचिंग के काउंटर इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, वो इंडिकेशन थे। अब काउंटर इंडिकेशन की बात होती है। ए बोनी ब्लॉक लिमिट्स जॉइंट मोशन। कहीं पे मान लीजिए कोई बोनी ब्लॉक है जो जॉइंट मोशन को रोक रहा है ना, किसी बोन की वजह से, या कोई बोन के टुकड़ा है या कोई कैल्सिफिकेशन है, उसकी वजह से अगर जॉइंट में लिमिटेशंस है, पूरा मोशन नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग हमें नहीं अप्लाई करना है। उससे क्या होता है? वहाँ पे इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयर वाज अ रीसेंट फ्रैक्चर। अगर कहीं पे अभी रिसेंट फ्रैक्चर हुआ है एंड बोन यूनियन इज़ इनकम्प्लीट, या कोई बोन यूनियन जो है वो अभी पूरी तरह से हुआ नहीं, जुड़ा नहीं है, तो वहाँ पे भी हमें स्ट्रेचिंग अप्लाई नहीं करना है। देयर इज़ एविडेंस ऑफ एन एक्यूट इन्फ्लामेटरी और इन्फेक्शियस प्रोसेस, हीट एंड स्वेलिंग। ठीक है, अगर कहीं पे आपको दिख रहा है कि एक्यूट इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है या इन्फेक्शियस प्रोसेस है, वहाँ पे कहीं मतलब कोई इन्फेक्शन है या इन्फ्लामेशन है, और सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कुड बी डिसरप्टेड, और सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग जो है वो किसी वजह से डिसरप्टेड है,
इन द टाइट टिश्यू एंड सराउंडिंग रीजन्स, है ना। देयर इज शार्प एक्यूट पेन विद जॉइंट मूवमेंट और मसल इलॉन्गेशन। अगर वहाँ पे कोई शार्प एक्यूट पेन है या जॉइंट मूवमेंट में और मसल इलॉन्गेशन में, अगर जॉइंट मूवमेंट आप कर रहे हैं तो वहाँ पे एक्यूट पेन अगर हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, ठीक है, या मसल इलॉन्गेशन में कहीं पेन हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है। ए हेमेटोमा और अदर इंडिकेशन ऑफ टिश्यू ट्रॉमा इज ऑब्जर्व। क्या होगा, ए हेमेटोमा और अदर इंडिकेशन ऑफ टिश्यू ट्रॉमा इज ऑब्जर्व। अगर कहीं पे आपको हेमेटोमा दिख रहा है या टिश्यू ट्रॉमा दिख रहा है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग नहीं देना है। हाइपर मोबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट। जो हाइपर मोबिलिटी है, अगर वो कहीं किसी जॉइंट में आपको दिख रही है कि वहाँ जॉइंट आपका हाइपर मोबाइल है, तो वहाँ पे भी आपको स्ट्रेचिंग नहीं देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोवाइड नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन लिeu ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी और न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इनेबल ए पेशेंट विद पैरालिसिस और सीवियर मसल वीकनेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शनल स्किल्स अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये सारे जो हैं ये आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन स्ट्रेचिंग के। तो नेक्स्ट आपका आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स, है ना। पहला इसमें आता है अलाइनमेंट, पोजिशनिंग लिम्ब और द बॉडी सच दैट द स्ट्रेच फोर्स इज डायरेक्टेड टू द अप्रोप्रिएट मसल ग्रुप। क्या करना है, अलाइनमेंट जो होना चाहिए उसका, जॉइंट का या मसल्स का। पोजिशनिंग ए लिम्ब की जो पोजीशन है, और द बॉडी सच दैट द स्ट्रेच फोर्स इज डायरेक्टेड टू द अप्रोप्रिएट मसल ग्रुप। मतलब इस तरह से अलाइनमेंट करना है, इस तरह से पोजीशन आपको रखनी है उस लिम्ब की या उस बॉडी की जहाँ के आपको स्ट्रेच करना है, कि जब आप स्ट्रेच करो तो डायरेक्ट जो फोर्स लगे उसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप पे लगे जहाँ के आपको स्ट्रेचिंग करनी है। नेक्स्ट इसमें होता है स्टेबलाइजेशन, फिक्सेशन ऑफ वन साइड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द मसल एज द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड टू द अदर बोनी अटैचमेंट। स्टेबलाइजेशन में क्या करना है, फिक्सेशन ऑफ वन साइड ऑफ अटैचमेंट। जो भी आपका मसल्स का आपको करना है स्ट्रेचिंग, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है, मतलब उसका वन साइड जो है अटैचमेंट जो है, दो अटैचमेंट होते हैं, ओरिजिन इंसर्शन, है ना। तो उसका जो पहला अटैचमेंट होगा उसको हमें स्टेबलाइज करना है, फिक्स कर देना है, तब हमें स्ट्रेच फोर्स लगाना है जिससे कि उसमें स्ट्रेचिंग पता चले। अगर आप वहाँ पे उसको फिक्स नहीं करोगे तो एक अलग सा मूवमेंट आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आप बाइसेप्स की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें अगर आप शोल्डर को नहीं, मतलब अपर एंड ऑफ आर्म जो है उसको आप नहीं अगर फिक्स करते हैं, नहीं स्टेबलाइज करते हैं, तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप स्ट्रेच करोगे शोल्डर आपका उठ जाएगा, है ना, अपर आर्म से मूवमेंट आ जाएगा, तो फिर वहाँ पे स्ट्रेचिंग जो है बाइसेप्स की नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप उसको फिक्स कर देते हो, स्टेबलाइज कर देते हो, तो आपकी स्ट्रेचिंग बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच। स्ट्रेच की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेच फोर्स अप्लाइड। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच क्या होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड एंड शॉर्टन टिश्यू आर हेल्ड इन ए लेंथेंड पोजीशन। क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड एंड शॉर्टन टिश्यू आर हेल्ड इन ए लेंथेंड पोजीशन। नेक्स्ट आपका है स्पीड ऑफ स्ट्रेच। जो स्ट्रेचिंग की स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड ऑफ इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रेच फोर्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रेच क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग सेशंस पर डे और पर वीक। मतलब एक हफ्ते में, है ना, या एक दिन में कितने सेशन हमें इसके करने हैं। मोड ऑफ स्ट्रेच क्या, फॉर्म ए मैनर इन विच द स्ट्रेच फोर्स इज अप्लाइड। स्टैटिक में, बैलिस्टिक में, साइक्लिंग में, किस मतलब मैनर में आप इसको स्ट्रेचिंग दे रहे हो। डिग्री ऑफ पेशेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है, पेशेंट का कितना पार्टिसिपेशन है, पैसिव, असिस्टेड, एक्टिव। और द सोर्स ऑफ द स्ट्रेच फोर्स, जो आप स्ट्रेच फोर्स लगा रहे हो मैनुअल है, मैकेनिकल है या सेल्फ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अलाइनमेंट की बात करते हैं। प्रॉपर अलाइनमेंट और पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट एंड द स्पेसिफिक मसल्स एंड जॉइंट टू बी स्ट्रेच इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। जैसा पहले बताया मैंने, जो प्रॉपर अलाइनमेंट होता है, पोजिशनिंग होती है पेशेंट की स्पेसिफिक मसल्स के लिए, है ना, एंड जॉइंट के लिए, टू बी स्ट्रेच इज़ नेसेसरी फॉर पेशेंट कंफर्ट एंड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग। वो क्या होता है, पेशेंट के कंफर्ट के लिए और स्ट्रेचिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है प्रॉपर अलाइनमेंट,
तभी आप अगर प्रॉपर अलाइनमेंट रखोगे तभी आपका स्ट्रेचिंग जो है प्रॉपर हो पाएगी। अलाइनमेंट इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ टेंशन प्रेजेंट इन सॉफ्ट टिश्यू एंड कंसिक्वेंटली अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट्स। ठीक है, अलाइनमेंट क्या करेगा, इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ टेंशन, जो है आपका अमाउंट ऑफ टेंशन है उसको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, प्रेजेंट इन सॉफ्ट टिश्यू, जो सॉफ्ट टिश्यू में प्रेजेंट है, एंड कंसिक्वेंटली अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट्स, है ना। अलाइनमेंट ऑफ द मसल एंड जॉइंट टू बी स्ट्रेच्ड एज वेल एज द अलाइनमेंट ऑफ द ट्रंक एंड एडजेसेंट जॉइंट्स मस्ट ऑल बी कंसीडर्ड। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, टू स्ट्रेच द रेक्टस फिमोरिस, अगर आप रेक्टस फिमोरिस को स्ट्रेच कर रहे हो इफेक्टिवली एज द नी इज फ्लेक्स्ड एंड द हिप एक्सटेंडेड, और घुटना आपका जो नी है वो फ्लेक्स्ड है, मुड़ा हुआ है, एंड द हिप एक्सटेंडेड सीधा है। द लंबर स्पाइन एंड पेल्विस शुड बी अलाइंड इन ए न्यूट्रल पोजीशन, तो आपकी लंबर स्पाइन जो है और पेल्विस जो है वो न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। द पेल्विस शुड नॉट टिल्ट एंटीरियरली नॉट शुड द लो बैक हाइपर एक्सटेंडेड, तो जो पेल्विस होगी वो एंटीरियरली टिल्ट नहीं होनी चाहिए और लो बैक जो है वो हाइपर एक्सटेंडेड नहीं होना चाहिए। द हिप शुड नॉट अबडक्ट और रिमेन फ्लेक्स्ड, ठीक है, जो हिप है वो शुड नॉट एबडक्ट नहीं होनी चाहिए और रिमेन फ्लेक्स्ड और फ्लेक्स पोजीशन में होनी चाहिए। व्हेन अ पेशेंट इज सेल्फ स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज शोल्डर फ्लेक्जन द ट्रंक शुड बी इरेक्ट नॉट स्लम्प, जब पेशेंट कोई अपने आप सेल्फ स्ट्रेचिंग सेशन कर रहा है, ले रहा है शोल्डर का फ्लेक्जन बढ़ाने के लिए, तो ट्रंक शुड बी इरेक्ट, उस समय ट्रंक आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, आगे की तरफ झुकी ना हो। ये इसमें जो दिखाया जा रहा है इमेज में कि ए जो आपकी इमेज है उसमें जो है प्रॉपर अलाइनमेंट सही है, पोस्चर सही है, उस पोजीशन में स्ट्रेच कर रहा है एकदम सही है, लेकिन जो बी है वो इनकरेक्ट है, सही नहीं है ना। इसमें क्या है, आपका सभी जॉइंट जो है वो फ्लेक्स हैं, तो उसकी वजह से जो प्रॉपर स्ट्रेचिंग है वो नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आपका आता है स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन क्या होता है, टू अचीव एन इफेक्टिव स्ट्रेच ऑफ ए स्पेसिफिक मसल और मसल ग्रुप एंड एसोसिएटेड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स इट इज़ नेसेसरी टू स्टेबलाइज आइदर द प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट साइट ऑफ द मसल टेंडन यूनिट बीइंग इलोंगेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, टू अचीव एन इफेक्टिव स्ट्रेच, अगर आपको इफेक्टिव स्ट्रेच अचीव करना है ऑफ ए स्पेसिफिक मसल और मसल ग्रुप, किसी स्पेसिफिक मसल या मसल ग्रुप के लिए, एंड एसोसिएटेड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, या उसके जो एसोसिएटेड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर हैं उनके लिए, इट इज़ नेसेसरी टू स्टेबलाइज, ये बहुत ज़रूरी है आपको स्टेबलाइज करना, है ना, फिक्सेट या फिक्स करना, आइदर द प्रॉक्सिमल और डिस्टल अटैचमेंट साइट ऑफ द मसल टेंडन यूनिट बीइंग इलोंगेटेड। ठीक है, आइदर साइड में बी stabilized, but for manual stretching it is common for a therapist to stabilize the proximal attachment and move the distal segment। जब स्ट्रेचिंग कराते हैं उसमें क्या होता है, जो उसका प्रॉक्सिमल पार्ट होगा उसको हम स्टेबलाइज करेंगे और डिस्टल पार्ट को मूव करेंगे। फॉर सेल्फ स्ट्रेचिंग प्रोसीजर्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट such as a chair or a door frame or active muscle contractions by the patient may provide stabilization of one segment as the other segment moves. During self-stretching, it is often the distal attachment that is stabilized as the proximal segment moves. ठीक है, जब हम सेल्फ स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें क्या होगा, इट इज़ ऑफन द डिस्टल अटैचमेंट दैट इज स्टेबलाइज्ड एज द प्रॉक्सिमल सेगमेंट मूव। जब हम खुद सेल्फ स्ट्रेचिंग करेंगे उसमें उल्टा होगा, इसमें डिस्टल जो अटैचमेंट होगा वो स्टेबलाइज होगा और प्रॉक्सिमल जो है वो मूव करेगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ मल्टीपल सेगमेंट्स ऑफ ए पेशेंट्स बॉडी ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन द प्रॉपर अलाइनमेंट नेसेसरी फॉर एन इफेक्टिव स्ट्रेच।
फॉर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रेचिंग द इलियोसॉस, जब इलियोसॉस की स्ट्रेचिंग करेंगे, द पेल्विस एंड लंबर स्पाइन, पेल्विस और लंबर स्पाइन है मस्ट मेंटेन ए न्यूट्रल पोजीशन, वो एक नॉर्मल पोजीशन में रहेगा, न्यूट्रल पोजीशन में। एज द हिप इज एक्सटेंडेड, हिप जो एक्सटेंडेड होगा, टू अवॉइड स्ट्रेस टू द लो बैक रीजन, ठीक है। उसके बाद आता है सोर्सेस ऑफ स्टेबलाइजेशन इंक्लूड मैनुअल कॉन्टैक्ट्स, बॉडी वेट और ए फर्म सरफेस सच एज टेबल, वॉल और फ्लोर। ठीक है, एसी का डायग्राम है। अब दोनों डायग्राम अंतर क्या है देखिए, पहले में क्या है, प्रॉक्सिमल अटैचमेंट जो है वो स्टेबलाइज किया गया है और डिस्टल जो है उस वो मूव किया जा रहा है ना। और दूसरे डायग्राम में क्या है, डिस्टल स्टेबलाइज है और प्रॉक्सिमल मूव कर रहा है, जस्ट अपोजिट है उसके। उसके बाद आता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेच। द इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेच फोर्स इज डिटरमाइंड बाय द लोड प्लेस्ड ऑन सॉफ्ट टिश्यू टू elongate it. There is general agreement among clinicians and researchers that stretching should be applied at a low intensity by means of a low load. Low intensity stretching is in comparison to high intensity stretching makes the stretching maneuver more comfortable for the patient and minimize voluntary or involuntary muscle guarding, so a patient can either remain relaxed or assist with the stretching maneuvers. Low intensity stretching coupled with the long duration of stretch results in optimal rates of improvement in range of motion without exposing tissue, possibly weakened by immobilization to excessive loads and potential energy. Low intensity stretching has also been shown to elongate dense connective tissue, a significant component of chronic contractures, more effectively and with less soft tissue damage and post exercise sooner than a high intensity stretch. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेच, जो स्ट्रेचिंग होती है उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन ए थेरेपिस्ट मस्ट मेक व्हेन selecting and implementing a stretching intervention, stretching exercise or use of a mechanical stretching device is to determine the duration of stretch that is expected to be safe, effective, practical and efficient for such situations. मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई स्ट्रेचिंग सेशन देने जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग करा रहे हैं, मैकेनिकल या मैनुअल कैसे भी करा रहे हैं, तो उसका जो ड्यूरेशन होना चाहिए, कितनी देर तक वो हमें देनी है ना, कि वो सेफ़ रहे, इफ़ेक्टिव रहे और उस सिचुएशन के लिए एफिशिएंट रहे। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें ड्यूरेशन कितना देना है। इफ़ मोर देन वन रिपीटेशन ऑफ स्ट्रेच इज़ कैरीड आउट ड्यूरिंग ए ट्रीटमेंट सेशन, द क्यूमुलेटिव टाइम ऑफ ऑल द स्ट्रेच साइकिल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन एस्पेक्ट ऑफ ड्यूरेशन। In general, the shorter the duration of a single stretch cycle, the greater the number of repetitions applied during a stretching session. Many number of combinations have been studied. For example, in a study by Cipriani et al., 2 repetitions of 30 seconds hamstring stretch were found to be equally effective compared to 6 repetitions of 10 second stretch. However, Robert and Wilson found that over the course of a 5-week period, 3 15 seconds hamstring stretch each day yielded significantly greater stretch induced gain in range of motion than 9 daily 5 second stretch. ठीक है,
Intensity, duration, frequency, and mode of stretching, interrelationship, and impact on stretching outcome. Inverse relationship between intensity and duration, as well as between intensity and frequency of stretch. The lower the intensity of stretch, the longer the time the patient will tolerate stretching, and the soft tissue can be held in long lengthened position. ठीक है, the higher the intensity, the less frequently the stretching intervention can be applied to allow time for tissue healing and resolution of residual muscle soreness. A low load, low intensity, long duration stretch considered the safest form of stretch and yield the most significant elastic deformation and long term plastic changes in soft tissue. Manual stretching and self stretching in hypomobile but healthy subjects and prolonged mechanical stretching in patients with chronic contractures yield significant stretch induced gains in range of motion. In the well elderly stretch cycle of 15, 30, and 60 seconds applied to the hamstrings for 4 repetitions have all been shown to produce significant gains in range of motion, with the greatest and longest lasting improvements occurring with the use of 60-second stretch cycle. In healthy young and middle aged adults, stretch duration of 15, 30, 45, or 60 seconds or 2 minutes to lower extremity musculature produce significant gains in range of motion. Stretch cycles of 30 and 60 seconds duration applied to the hamstring for 1 repetition daily are both more effective than 1 repetition daily of a 15-second stretch cycle, but are equally effective when compared to each other. 2 repetitions daily of a 30-second static stretch of the hamstring yields significant gain in hamstring flexibility similar to those seen with 6 repetitions of 10 seconds static stretches daily. Static stretches of the hip adductors for 15 seconds and or 2 minutes produce equal improvement in range of motion. There seems to be no additional benefit to holding each stretch cycle beyond 60 seconds. 3 cycles of 30 seconds and 1 minute stretch are no more effective for improving range of motion than 1 cycle of each duration of stretch. ठीक है, अब इसको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी और अपलोड होने में भी दिक्कत आएगी, तो इसको यहाँ ब्रेक करते हैं। अब ये वीडियो आपका नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 उसका हम बना देंगे, उसमें आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा।